हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे एंड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। एंड आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है एवरी डे इज अ चांस टू लर्न। हर दिन आपको मौका मिलता है कि आप कुछ नया सीखें, है ना। हर दिन आपको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ नया सीखें। जैसे कल का आपका दिन था, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। पूरा दिन जो भी आपका जैसा भी गया तो आपने कुछ सीखा होगा कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये काम हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर दिन हमें मौका मिलता है, हमें चांस मिलता है कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये जो आपको हर दिन मौका मिल रहा है ना, ऊपर वाले को थैंक यू बोल के हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हुए अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और सीखने का मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें सीख रहे हो, है ना। अच्छी चीजें सीखना है आपको। वो सीखना है कि कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, कैसे आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकते हो। मतलब हर दिन आपको ये जो मौका मिल रहा है ना कुछ ना कुछ सीखने का, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। डेली कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है। ये नहीं कि आज का दिन आया चला गया, दिन भर एकदम पड़े हुए पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत मुश्किल से लोगों को मौका मिलता है और आपको वो मौका मिल रहा है तो उसकी वैल्यू को समझो आप। ठीक है, इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक बार ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो सुपर पास है, सुपर पास के बारे में आपको पता है। इसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलते हैं। 1 महीने का भी सुपर पास है, 3 महीने का भी है, 12 महीने का भी है। आप जितने भी मंथ के लिए परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने का सुपर पास परचेस करने का सोच रहे हैं तो अभी ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 to 9 रुपीज में मिलेगा। लेकिन 10 जून से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो उससे पहले अगर आप 3 महीने का सुपर पास लेना चाहते हैं तो इनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 रुपए का ट्रायल लेकर देख भी सकते हैं। 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन तक फ्री एक्सेस रहता है। देखो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, समझ में आता है तो परचेस करना, नहीं समझ में आता है तो मत करना। आप 1 रुपए का ट्रायल लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बारे में, है ना। तेलंगाना का जो हैप्पी वाला बर्थडे है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। तेलंगाना गवर्नर ग्रेटेड द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो ये जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, मतलब तेलंगाना का जो हैप्पी वाला बर्थडे है, ये कब होता है? ये 2 जून को होता है। ठीक है, ये कब होता है? ये 2 जून को होता है। तो तेलंगाना डे ये 2 जून को होता है। ऑन 2 जून 2014, 2014 में, है ना। 2 जून 2014 में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आंध्र प्रदेश का, इसको अलग किया गया था और इसके बाद ही तेलंगाना ये हमारी कंट्री का 29th स्टेट बना था। तो ये बना कब था? 2014 में। 2014 में आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको अलग किया गया था और तेलंगाना अलग बन गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था 2014 में। Andhra State Act 1953 formed the first linguistic state of India known as the state of Andhra by taking the Telugu speaking areas from the state of Madras, जिसे अब हम तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये मैंने आपको बता दिया, तेलंगाना का हैप्पी वाला बर्थडे 2 जून को होता है और अभी रिसेंटली इसका हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम रेवांत रेड्डी जी है और आपको गवर्नर टी सौंदरराजन जी का नाम देखने को मिलेगा। मैप में ये वाला पोर्शन आपका तेलंगाना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? तेलंगाना। चलो बाकी जो हमने पहले डेज पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। वर्ल्ड टर्टल डे ये 23 मई को होता है। गोवा का हैप्पी वाला बर्थडे 30 मई एंड हिंदी जर्नलिज्म डे ये भी 30 मई को ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अभी हुआ था जून मंथ में। आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, जो मीटिंग है, ये बाई मंथली पॉलिसी होता है। हर 2 महीने पर इसका रिव्यू आता है। अप्रैल मंथ में आया था, जून में आना था, जून में आ गया। अब कब आएगा? अगस्त में आएगा। इसके बाद अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में,
और फिर मार्च में, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। तो अभी जून मंथ में जो रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेपो रेट है इसको एक बार फिर से अनचेंज रखा गया है, मतलब रेपो रेट अभी भी आपको 5.25% ही देखने को मिलेगा। अप्रैल मंथ में रेपो रेट आपका 5.25% था और जून में भी रेपो रेट को अनचेंज्ड ही रखा गया है, ये 5.25% है। रेपो रेट आप लोगों को पता है ना, जब भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा इस न्यूज को। Reserve Bank of India announced its latest monetary policy decision after the 61st meeting of the Monetary Policy Committee। अभी Monetary Policy Committee का जो 61st मीटिंग हुआ था 3rd से लेके 5th ऑफ जून तक, है ना। और Monetary Policy Committee के हेड कौन होते हैं, जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं, तो उन्हीं के द्वारा इसको लीड किया गया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। तो 3rd से लेके 5th ऑफ जून तक ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है, और ये 61st मीटिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजों को, है ना, सारी चीजों को कंसीडर करके यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो रेपो रेट है हम इसको अनचेंज रखेंगे, मतलब ये 5.25% ही रहेगा। इसके अलावा एसडीएफ भी आपका 5% पर है और एमएसएफ जो है ये भी आपका 5.50% है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कोई चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें, आप सबको पता है इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपको टोटल 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। और इस कमेटी की जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो मीटिंग में कौन कौन था, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जो कि इस कमेटी के हेड हैं, नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता एंड इंद्रनील भट्टाचार्य, ये 6 नाम आपको याद रखना है। और इन सब ने बोला था कि हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, मतलब कोई भी यहाँ पर किसी ने भी नहीं बोला कि हमें चेंज करना चाहिए, सबने बोला, सबने इस बात से एग्री किया कि हमें रेपो रेट को अनचेंज ही रखना चाहिए, अभी जरूरत नहीं है कम या ज्यादा करने की, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो आरबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम साइन डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट। तो अभी रिसेंटली आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने डिजिटल भुगतान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने क्या किया है, हस्ताक्षर किया हुआ है, ध्यान से समझना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ही, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला है टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये कॉपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करेंगे इन फाइनेंशियल इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फिनटेक कोलैबोरेशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन सभी एरियाज में फोकस किया जाएगा, आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में सहयोग लाया जाएगा, इसके लिए एक फ्रेमवर्क ये तैयार करेंगे। सो फाइनेंशियल इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फिनटेक कोलैबोरेशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ पर बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक क्यूआर कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इंडिया और वियतनाम के बीच में क्यूआर कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, सो दैट क्यूआर कोड से इजीली पेमेंट हो सके। दिस विल इनेबल सीमलेस डिजिटल पेमेंट फॉर ट्रेवलर्स एंड बिजनेस इन बोथ कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज में जो भी ट्रेवलर्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो इजिली पेमेंट कर सकेंगे, है ना, डिजिटल पेमेंट इजिली कर सकेंगे अगर दोनों कंट्रीज के बीच में एक क्यूआर कोड बेस्ड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम वहां जाए वो यहाँ आए तो पेमेंट इजिली हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसको डेवलप किया जाएगा। इससे होगा क्या, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट होगा, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज के बीच में इनहैंस होगी, ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो है इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का, इसको सपोर्ट करेगा, और टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेस जो भी हैं इनके लिए पेमेंट को ईजी कर देगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट अगर साइन हुआ है डिजिटल पेमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसी को फोकस किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, ओके। चलो, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। आरबीआई के बारे में आप सबको पता है, ये 1 अप्रैल 1935 में ये बना था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, और यहाँ पर आपको 4 डिप्टी गवर्नर देखने को मिलेंगे,
एस सी मुर्मू, एस जानकी रमन, रोहित जैन एंड पूनम गुप्ता। रोहित जैन ये नए हैं, टी रविशंकर जी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। देखो ये जो हर न्यूज के साथ क्वेश्चन आंसर है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, रीजन आप लोगों को भी पता है। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर है हर न्यूज से रिलेटेड, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, चलेगा ना? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पर। आरबीआई ग्रांट्स मोबीक्विक इन प्रिंसिपल ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। देखो बहुत ही सिंपल सी और इजी सी न्यूज है। पेमेंट एग्रीगेटर आप लोगों को मैंने बताया है बहुत बार कि तीन तरीके का होता है पेमेंट एग्रीगेटर। एक आपका हम्म पेमेंट एग्रीगेटर एक आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है, एक आपका फिजिकल यानी कि ऑफलाइन होता है, आप इसको ऑफलाइन भी बोल सकते हो। और तीसरा आपका होता है क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, तीसरा क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर होता है। तो अभी रिसेंटली जो मोबीक्विक है ना, अभी रिसेंटली जो मोबीक्विक है इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इन प्रिंसिपल का मतलब होता है टेम्पोरेरी बेसिस पर, ट्रायल बेसिस पर। तो यहाँ पर इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का, है ना, इनको ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। किसको? मोबीक्विक को। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो आरबीआई ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू वन मोबीक्विक सिस्टम फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस ऑन 26 ऑफ मे। तो यहाँ पर होगा क्या, इस लाइसेंस से ये जो फिनटेक फर्म है इनको इनेबल किया जाएगा टू फैसिलिटेट ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट एक्सपेंडिंग बियॉन्ड इट्स एग्जिस्टिंग ऑनलाइन पेमेंट सर्विस। तो ऑनलाइन में तो ऑलरेडी मोबीक्विक है, अब ऑफलाइन में भी इनको अप्रूवल मिल गया है, मतलब अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है और थोड़ी देर के मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद इनको फाइनल अप्रूवल भी मिल सकता है। तो ऑनलाइन में ये ऑलरेडी थे, अब ऑफलाइन में भी आपको मोबीक्विक देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर ना? वेरी गुड। चलो तो ये मैंने आपको बता दिया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है मोबीक्विक को। और ये ऑफलाइन मतलब जो आप ऑफलाइन का मतलब समझ रहे हो ना, जो आप किसी दुकान वगैरह पर जाकर पेमेंट करते हो, जैसे पीओएस के थ्रू कर दिया, है ना, वो सारी चीजें। चलो अब आते हैं यहाँ पर। अगर हम वन मोबीक्विक सिस्टम की बात करें तो 2009 में ये बना था, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया 2009 में बना था, इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, विपिन प्रीत सिंह एंड उपासना ठाकुर ने। गुड़गांव हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है। चलिए ये आप लोग कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। आरबीआई एक्सटेंड्स केतन मर्चेंट्स टेन्योर एज फिनो सीईओ, सॉरी, फिनो पेमेंट बैंक। ये जो फिनो पेमेंट बैंक है इसके जो सीईओ है ना, इसके जो सीईओ हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है केतन मर्चेंट, इनका नाम है केतन मर्चेंट। और अभी रिसेंटली इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है ना, इनका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए इनका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ 3 मंथ एक्सटेंशन फॉर केतन मर्चेंट एज द इंटरिम सीईओ ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो ये इंटरिम सीईओ है फिनो पेमेंट बैंक के, और इनका जो टेन्योर है वो अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 27 में, मतलब 27 मई से लेके अगले 3 महीने तक के लिए इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको याद कर लेना, ठीक है। तो केतन मर्चेंट इंटरिम सीईओ है फिनो पेमेंट बैंक के, और इनका टेन्योर अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर? फिनो पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें 2017 में ये बना था, और इसको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक
ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मिस मत करना आप लोग। आई थिंक बीच में वॉइस चली गई थी, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि इंडिया और वियतनाम के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये 60 बिलियन रुपीस का है, लगभग $629 मिलियन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो वियतनाम ने लगभग 60 बिलियन रुपीस का ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो इंडिया अनवेल्स लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड शिप रिसाइकलिंग पोर्टल। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को इन्होंने रिलीज किया है और साथ में शिप रिसाइकलिंग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। तो चलो ध्यान से देखते हैं कि इसमें है क्या। देखो, इंडिया हैज रिलीज द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को इन्होंने क्या किया है, रिलीज किया है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, 2024-25 के लिए इंडिया ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया है अलोंग साइड 4 की डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू बूस्ट ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटेटिव एक्सेस कॉम्पिटेटिवनेस एंड सी फेयर वेलफेयर। चलो ठीक है, 4 इन्होंने डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। ये जो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा डेवलप किया गया है अंडर द सागर आंकलन, है ना। सागर आंकलन एलपीपीआई अलाइन विद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृत कॉल विजन 2047, इन सब के साथ अलाइन करके इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो आपका लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, ये 3 कार्गो सेगमेंट में रिलीज किया गया है। एक ड्राई बल्क हो गया, एक लिक्विड बल्क हो गया और तीसरा आपका कंटेनर कार्गो हो गया। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसको कंसीडर करके यहाँ पर ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। तो देखो, अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें, यही वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ड्राई बल्क कैटेगरी की बात करें, तो ओडिशा में जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इसने टॉप किया है इस इंडेक्स में, है ना। अगर हम लिक्विड बल्क सेगमेंट में देखें, तो गुजरात में जो सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल से ये टॉप पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, मुद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, ये इमर्ज हुआ है एज द हाईएस्ट रैंक्ड पोर्ट इन कंटेनर कार्गो विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र सिक्योरिंग द सेकंड पोजीशन। तो अगर हम कंटेनर कार्गो में देखें, तो आपको मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, ये टॉप पर देखने को मिलेगा। सेकंड पर आपको ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है महाराष्ट्र में, ये सेकंड पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो तीनों कैटेगरी में आपको 3 पोर्ट देखने को मिल गए, ये याद होना चाहिए। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पीआईबी की न्यूज है ना, ये पीआईबी की न्यूज है, तो इसको मिस मत करना। इसके अलावा इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये इंप्रूव हुई है। पहले ये 44 थी, अब ये आपको 22nd पर देखने को मिलेगा। तो 44th से 22nd पोजीशन पर ये आ गया है इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी, वाइल 7 इंडियन पोर्ट फीचर्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 पोर्ट। तो टॉप 100 पोर्ट में आपको 7 पोर्ट इंडिया से देखने को मिलेंगे और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 44 से 22nd हो गई है, ठीक है। इसके अलावा 4 डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं। मैंने बताया था ना कि इंडेक्स के साथ कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। देखो क्या क्या है ये। एक तो आपको देखने को मिलेगा 24/7 ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल, मतलब ई नाविक प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये आपका जो ग्लोबल मैरीटाइम लेबर कॉन्वेंशन 2006 है ना, उसके साथ अलाइन किया गया है, जो सी फेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। दूसरा यहाँ पर शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, मतलब ई समुद्र प्लेटफॉर्म। ये आपका ई नाविक प्लेटफॉर्म हो गया, जो भी शिकायत निवारण प्रणाली है वो काम करेगा। दूसरा है ई समुद्र प्लेटफॉर्म, ये शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, मतलब ये सिंप्लीफाई करेगा वेजल फ्लैगिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को। तीसरा यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल है, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा। और चौथा है आपका यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल, जो सस्टेनेबल शिपिंग के लिए जो भी इंसेंटिव है उसको डिजिटाइज करने का काम करेगा। तो 4 इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। एक आपका ई नाविक प्लेटफॉर्म, जो 24/7 आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी मॉड्यूल है, मतलब शिकायत निवारण प्रणाली है। दूसरा है ई समुद्र प्लेटफॉर्म, ये आपका शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है। तीसरा है मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल एंड चौथा है आपका यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल। ये चारों इनिशिएटिव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो इंडियन आर्मी टेस्ट दिव्यास्त्र MK1 लॉइटरिंग म्यूनिशन। भारतीय सेना ने दिव्यास्त्र MK1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का परीक्षण किया है। चलो देखते हैं इसमें है क्या।
इंडियन आर्मी कंडक्टेड एन ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिव्यास्त्र MK1 इन जोधपुर। तो जोधपुर में ये जो दिव्यास्त्र MK1 है, इसका अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय होवरिट, अ स्टार्टअप बेस्ड इन लखनऊ। लखनऊ में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है होवरिट, और उसी के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, दिस सिस्टम रिपोर्टेडली कंटेन्स 95% इंडिजिनस कंपोनेंट। मतलब ये जो सिस्टम बना है ये आपको मेड इन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि 95% इसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं वो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया है दिव्यास्त्र MK1 का। कहां पर किया, जोधपुर में, ये भी याद कर लेना। ठीक है, जोधपुर में किया गया। और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है होवरिट ने, जो कि एक स्टार्टअप है, आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें 95%, 59 क्यों लिख रही हूं मैं, इसमें 95 प्रोडक्ट्स आपको इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी देखने को मिलेंगे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये AI पावर टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, इसमें इसको यूज किया जाएगा फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनिशा, प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो अप टू 500 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी PIB की ही न्यूज है ना। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो 500 किलोमीटर है, इंड्योरेंस अप टू 5 आवर है, अटैक स्पीड इसकी 300 टू 400 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 15 kg है। अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 15 kg इसकी पेलोड कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम इसके ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि परीक्षण की बात करें तो इसको मल्टीपल टाइम्स लॉन्च किया गया है फ्रॉम अ व्हीकल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर, सक्सेसफुली वैलिडेट हुआ है डिजर्ट कंडीशन में विथ टेम्परेचर एक्सीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको डायनेमिक इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिशा मिशन के लिए भी टेस्ट किया गया। तो मतलब हर कंडीशन में इसका टेस्ट किया गया है। अच्छा, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन होता क्या है, तो ये एक वेपनाइज्ड ड्रोन है दैट कैन होवर और लॉइटर ओवर अ टारगेट एरिया, सर्च फॉर टारगेट एंड देन स्ट्राइक व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर कुछ समय तक मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर लक्ष्य पर हमला करता है। मतलब पहले वो मंडराता है, ठीक है, सर्वे करता है, निगरानी करता है, और जैसे उसको सही टाइम लगता है तुरंत वो अटैक कर देता है। ठीक है, चलो, तो अब ये आपको समझ में ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है ना, इसको हम सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको कामिकेज ड्रोन भी बोलते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में। तो आप ये टर्म भी याद कर लेना कि इसको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। वही सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, किसने बनाया है, कितना इंडिजिनस कंपोनेंट यूज हुआ है, कहां कहां पर इसको टेस्ट किया गया है, इंड्योरेंस कितना है, अटैक स्पीड कितनी है, पेलोड कितना है, रेंज कितना है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, जोधपुर में टेस्ट हुआ था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। चेनाब ब्यास रिवर लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब ब्यास नदी लिंक परियोजना को अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट इन मई 2026। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इंप्लीमेंट हुआ है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। और इसके लिए जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 2352 करोड़ है, मतलब 2352 करोड़ रुपीज इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट इन मई 2026, और ये जो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया है विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2352 करोड़। ठीक है, अगर हम इस चेनाब ब्यास लिंक टनल की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसने प्रपोज किया है 8.7 किलोमीटर टनल का टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द चेनाब रिवर बेसिन टू द ब्यास रिवर बेसिन। मतलब यहां पर बोला गया है कि 8.7 किलोमीटर का एक टनल बनाया जाएगा। ठीक है, 8.7 किलोमीटर का एक टनल बनाया जाएगा जो कि चेनाब रिवर में जो भी सरप्लस वाटर है इसको ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा ब्यास रिवर बेसिन में, है ना। तो इट इज वन ऑफ इंडियाज मेजर रिवर लिंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यह परियोजना चेनाब नदी बेसिन के अतिरिक्त जल को ब्यास नदी प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए 8.7 किलोमीटर सुरंग के निर्माण से संबंधित है। समझ में आया, समझ में आया। ये अटल जी का एक था ना विजन, नदियों को नदियों से जोड़ना, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है, जैसे उसमें बोला गया था कि जहां पर पानी ज्यादा है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे उस जगह पर जहां पर पानी कम है। मतलब जहां पर बाढ़ आती है
उस पानी को हम शिफ्ट करेंगे जहां पर सूखा पड़ता है। तो ये कुछ उसी तरीके से है। तो यहाँ पर जो भी चेनाब नदी में सरप्लस वाटर है इसको डाइवर्ट किया जाएगा ब्यास रिवर बेसिन में, और इसके लिए 8.7 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, और इसके लिए अभी अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो फेज 1 में 19 मीटर हाई बैरेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा नियर कोकसर विलेज इन दी लाहौल वैली, और जो बैरेज है ये आपका चंद्रा रिवर पर बनाया जाएगा। इसको याद कर लेना। चंद्रा रिवर की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है अपर चेनाब बेसिन में, और बाद में ये जो भागा रिवर है उसको ये क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है चेनाब रिवर से। ठीक, तो इसमें आपका स्टैटिक फैक्ट भी कवर हो गया। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये न्यूज भी पीआईबी की है। आज की क्लास में ज्यादातर न्यूज आपकी पीआईबी से है। ठीक है, और पीआईबी पर बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीक से मंडे से सेशन स्टार्ट कर देंगे। सोच लिया है मैंने कि पीआईबी पर 5 बजे हम सेशन करेंगे। डेली का वेबसाइट ओपन करेंगे, जो भी न्यूज है लाइव न्यूज पर क्लिक करके न्यूज ओपन करके क्लास में ही पढ़ेंगे, है ना। कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं, क्लास में लाइव हम एक्सप्लेन करेंगे, लाइव पढ़ेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये वही सारी चीजें। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था 25 जनवरी को। कैपिटल आप सबको पता है यहाँ की शिमला है। ठीक है, और ठीक है, ये सारी चीजें होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, गवर्नर काविंदर गुप्ता जी हैं, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। मैप में आपको ये वाला पोर्शन हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल शिमला है, और उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है जो न्यूज अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अजय कोचर एज्यूम चार्ज एज 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो अजय कोचर ने 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार संभाला है। वाइस एडमायरल अजय कोचर एज्यूम्ड चार्ज एज द 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड बस इसमें यही याद करना है कि अभी रिसेंटली 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने, तो आंसर क्या होगा, वाइस एडमायरल अजय कोचर जी। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ये 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, एंड अपने जो प्रीवियस इनका इनकम्बेंट है उसी को इन्होंने सक्सीड किया है, और 29 मई को इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ है। ओके, चलो आते हैं यहाँ पर। हाँ, ये भी याद कर लेना, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है 2026 में, इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है 2022 में, और इनको नौसेना मेडल भी दिया गया है। ये सारे मेडल्स इनको ऑलरेडी मिले हुए हैं। बाकी ये तो पढ़ा ये एनएस राज सुब्रमण्य जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमण्य जी, ये हमारी कंट्री के तीसरे सीडीएस बने हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी बने हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वही धीरज सेठ हैं। एंड जीओसी इन कमांडर ऑफ ईस्टर्न कमांड ये लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट ये पी सिंह जी हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आंसर हम आज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन आंसर जब हम लाइव करेंगे ना तब हम करेंगे। तो आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। सॉरी, आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून 2025। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, है ना। और इसके अलावा ये मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो सुपर पास है इसका प्राइस बढ़ने वाला है 10 जून से। तो जिन्होंने अभी तक सुपर पास में एनरोल नहीं करवाया है करवा लीजिए। 3 महीने का हमारा जो सुपर पास है इसका प्राइस अभी 5 to 9 रुपीज है, लेकिन 10 जून से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो फटाफट से एनरोल करवा लो 10 जून से पहले, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 महीने का ही कोई कोर्स होता है, तो वो आप इजिली कवर कर पाएंगे, है ना। इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। तो फटाफट से एनरोल करवा लो। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया थी, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आप लोग सुबह उठे हो पढ़ने के लिए, तो अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। सेशन रिकॉर्डेड है बट क्लास आपकी लाइव हो रही है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी आज दिन में कोई भी क्लासेस हमारी नहीं होंगी। मैं फिर आपसे मिलूंगी कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।